टू द यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। देखिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की आपकी तीनों बुक्स है, उसकी सेकंड बुक्स हम पहले करा रहे हैं। नोट्स आपको सबके बन चुके हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप 9411009110 इस कॉन्टैक्ट पे मुझसे मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो नोट्स तैयार है, धीरे वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ और फरवरी तक टोटल वीडियोज़ आपको दे दूंगा। वीडियो देख के आप याद करेंगे, टोटल आपको याद हो जाएगा। पर डे आप याद करते चलिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैथमेटिक्स भी मैं आपको करा रहा हूँ, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों हम शेयर ना किए हो तो वहाँ भी शेयर कीजिए। देखिए ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर्स का करा दिया, सेकंड चैप्टर चल रहा है, उसमें आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा कि इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन। तो हीट इंजन द्वारा कंप्लीट साइकिल में किए गए टोटल वर्क डब्ल्यू एंड हीट सोर्स से ली गई हीट सोर्स कंप्लीट साइकिल, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें टोटल समझा रखा है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर। तो टोटल मैंने आपको समझा दिया है। ली गई हीट Q1 के अनुपात को इंजन की इफिशियंसी कहते हैं, इसे ईटा से शो करते हैं। ठीक है, टोटल के बारे में मैंने आपको समझा दिया कैसे कौन सी चीज़ क्या होती है। तो यहाँ पर निकालेंगे ईटा1 इक्वल टू W1/Q1, W बराबर आर लॉग ई V2/V1 T1 माइनस T2। ये आपका निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है वर्क का, जो आपने मैंने पीछे कराया है। तो यहाँ पे Q1 बराबर W1 RT सब आपने पुट कर दिया। ईटा इक्वल टू W1 का मान रख दिया, Q1 का मान रख दिया। Q1 का मान ये है, W का मान ये है, चेंज कुछ नहीं है। T1 टेम्परेचर हट जाएगा इसमें से, कर दिया। T1 माइनस T2/T1 आपका निकल के आ गया। और इक्वेशन हमने इसको मान ली 11, क्योंकि ऑलरेडी 10 आपकी 10 इक्वेशन तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो उसमें लिखा है ये कार्नो हीट इंजन की इफिशियंसी के लिए सूत्र है, जो शो करता है कि हीट इंजन की इफिशियंसी ईटा हीट सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर T1 एंड T2 पर डिपेंड करती है। T1 T2 पर डिपेंड करती है, आपको इसमें देखता है। ठीक है, तो इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। तो सोर्स एंड सिंक की टेम्परेचर T1 एंड T2 पर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होगा, T1 माइनस T2 आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज है, हमेशा छोटी होगी तो T1 इसे बड़ा मान लेते हैं, T1 माइनस T2 इसे छोटा मान लेते हैं, जिस कारण ईटा मतलब जो है आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे है अतः कार्नो हीट इंजन की इफिशियंसी थोड़ा सब सही है। अतः कार्नो हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, अर्थात हीट इंजन द्वारा सोर्स से ली गई हीट को कंप्लीटली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपकी बाइक है, बाइक में आपने पेट्रोल डाला, ऐसा तो है नहीं कि आपका पूरा पेट्रोल यूज हो जाए, कुछ बचा हुआ पेट्रोल या जला हुआ पेट्रोल आपकी सिंक अर्थात जो आपका साइलेंसर होता है उसमें भी जाता है। तो कह सकते हैं कि कंप्लीट 100% वर्क नहीं हो सकता। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 से क्या किया हमने, V1/V4 इक्वल टू V2/V3 ले लिया। ये टोटल जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 7 T2/T1 इक्वल टू V1/V4 गामा -1। टोटल आपकी जो वैल्यूज़ हैं सब आपके फर्स्ट इक्वेशन चाहिए। जब आप पूरा समझेंगे, पूरा मैथमेटिकली समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, लास्ट इक्वेशन उसका समझ के देंगे, पूरा आ जाएगी। ठीक है, अब इनकी न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स में इनकी क्या क्या चीज़ें रखी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है कि एक कार्नो इंजन टेक्स 100 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। एक कार्नो हीट इंजन है, वो 100 कैलोरी हीट इंजन से लेता है, हीट सोर्स से लेता है एट टेम्परेचर 400 कैलोरी टेम्परेचर पर, एंड गिव्स अप टू 40 कैलोरी टू सिंक। 40 कैलोरी अपनी 100 में से इसको सिंक को दे देता है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड इफिशियंसी ऑफ द इंजन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स Q1 आपको 100 कैलोरी दे रखा है कि उससे वो 100 कैलोरी लेता है। हीट गिव्स अप टू द सिंक, सिंक को कितनी हीट देता है, Q2 हीट दी है उसने सिंक को 40 कैलोरी। टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 और 400 के, जब आपका टेम्परेचर सोर्स जहाँ से टेम्परेचर लेने का सोर्स है वो आपको 400 के कैलविन है। और टेम्परेचर ऑफ सिंक T2 आपको फाइंड करना है, ईटा आपको फाइंड करना है। ईटा के लिए फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 - Q1/Q2, और इसको हम चेंज कर लेते हैं ईटा और 1 - T2/T1। ये आपको जो पहले आपने कराया था डेरिवेशन उसमें आप फिर हो चुका है ये। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका Q2/K1 ये आपका Q2 आएगा, Q2/K1। आप जब नोट्स में करें तो आप मतलब इसे क्लियर कर लें। और 1 - T2/T1, तो Q2/K1 बराबर T2/T1
ठीक, इनकी वैल्यूज आप लगा देंगे, ये आएगा यहाँ सब T2 की वैल्यू 160 क्या आएगी, केल्विन आएगी। अप्लाई नहीं इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड में अप्लाई कर देंगे तो आपकी ईटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ईटा इक्वल टू 1 माइनस 160 आपकी वैल्यू आई, 400 T2 T1 दे रखा है, ईटा इक्वल टू 400 माइनस 160 अपॉन 400, ईटा इक्वल टू 240, जब इसे करेंगे तो 0.6 आपकी ईटा की वैल्यू आ जाएगी। यही न्यूमेरिकल्स है जो आपके पूछे जाते हैं, बल्कि कोई आपको अदर से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। इसकी बात करते हैं, कार्नो हैज़ द सेम इफिशियंसी बिटवीन 100 के एंड 500 के बिटवीन x केल्विन एंड 1000 केल्विन, कैलकुलेट x। ठीक है, एक कार्नो है, इसकी इफिशियंसी बिटवीन 1000 से 500 की, मतलब 1000 केल्विन से 500 केल्विन के बीच है। x कैलोरी एंड 1000 कैलोरी के बीच का x ज्ञात करना है, x से 1000 तक की कैलोरी क्या होगी या x हमें फाइंड करना है। इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन ईटा आपको 1 माइनस T2/T1 फॉर्मूला आपको पता है। इन फर्स्ट केस में क्या आएगा आपको, T2 और T1 T2 दे रखे हैं। T1 में क्या हमारे 1000 कैलोरी है, इसमें 500 की कैलोरी है। 1 माइनस T2/T1 से आप डायरेक्ट लगा के निकाल लेंगे। इन सेकंड केस में क्या होगा, T1 और हमने x कैलोरी मानी, हमको नहीं पता क्या है, सो हमने इसके लिए x प्रेजेंट कर दिया और x कैलोरी मान लिया। T2 इक्वल टू हमने 1000 के 1000 के मान लिए, कैलोरी मान लिए। ईटा 2 इक्वल टू 1 माइनस 1000 अपॉन x, इक्वेशन सेकंड ले ली। गिवन इफिशियंसी ऑफ इंजन इज सेम इज बोथ केस, ईटा 1 बराबर इक्वल टू ईटा 2, अर्थात आई ई का मतलब है अर्थात, हम यूज करते हैं इसे, ईटा 1 इक्वल टू ईटा 2, तो 1 माइनस 500 अपॉन 1000 बराबर 1 माइनस 1000 अपॉन एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा नॉर्मली, यहाँ से आपका 1/2 बचेगा और यहाँ से आपका 1000 अपॉन एक्स बचेगा, तो एक्स इक्वल टू 2000 क्या आ गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन। पूरा मैथमेटिकली क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा इसमें डर नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। देखिए नेक्स्ट आपको है, टोटल आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो हमने स्टार्टिंग में नंबर दिया था वहाँ से देख सकते हैं। एक कार्नो हीट इंजन टेक्स 1000 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एट 670 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सयूज इट टू ए सिंक एंड 70 डिग्री कैलकुलेट, मतलब 1000 कैलोरी सोर्स से वहाँ से 670 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेता है और 70 डिग्री सेल्सियस उसको सिंक को देता है। इफिशियंसी एंड वर्क इट परफेक्शन, मतलब इसकी इफिशियंसी आपको दक्षता ज्ञात करनी है। टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर या हीट सोर्स से T1 आपको 670, इसमें दोनों T1 को कैल्विन चेंज कर लेंगे। कैल्विन चेंज करने के लिए हम क्या है कि 273 प्लस कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो आपका क्या है कैल्विन निकल के आ जाता है। टेम्परेचर ऑफ सिंक T2 आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, सिंक को दे देता है। हीट टेकन फ्रॉम द रिजर्वायर Q1 आपकी वैल्यू दे रखी है, हमने Q1 से इतनी हीट ली थी, मतलब इतना टेम्परेचर लिया था, तो सब कैलोरी चेंज करेंगे, किलो कैलोरी है, कैलोरी चेंज करेंगे तो 10 के 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक कैलोरी बराबर 4.28 जूल होती है, जूल में चेंज करेंगे 4.2 इंटू 10 की 6 जूल। आपको फाइंड करनी इफिशियंसी, ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1 आपका इफिशियंसी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। मान पुट करेंगे इसमें 1 माइनस 300 अपॉन 900, टोटल जब आप फाइंड करेंगे तो ईटा इक्वल 0.66 आपका आ जाएगा। और वर्क परफॉर्म बाय इंजन W, आपको वर्क परफॉर्म निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है, सब पीछे आपको मैं डेरिवेशन में करा चुका हूँ कैसे क्या होता है। तो ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1, W की वैल्यू फाइंड कीजिए, ईटा इंटू Q1, W अपॉन ईटा की वैल्यू फाइंड लगा दीजिए, Q1 की वैल्यू लगा दीजिए, आपका जूल में आंसर आ जाएगा, आपका वर्क निकल के वर्क परफॉर्म आपका आ जाएगा। एक और आपको न्यूमेरिकल दिए, यही न्यूमेरिकल्स हैं सब टोटली, आप उनको तैयार कर लीजिए, और छोटी न्यूमेरिकल्स है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो साइकिल इज ए 1/6, if on reducing the temperature of the sink by 65 डिग्री सेल्सियस the efficiency becomes 1/3, find the initial and final temperature between which the cycle is working। समझिए, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो इंजन, एक कार्नो साइकिल इंजन है, उसकी दक्षता 1/6 है। इफ़ ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, अगर वो अपने टेम्परेचर को खर्च करता है, देता है, ऑफ द सिंक 65 डिग्री सेल्सियस दे देता है, तो एफिशिएंसी बिकम 1/3, उसकी एफिशिएंसी 1/3 हो जाती है। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर बिटवीन विच द साइकिल इज वर्किंग, आपको उसका प्रारंभिक और अंतिम आपको टेम्परेचर फाइंड करना है। ईटा 1 डिफिशिएंसी आपको स्टार्टिंग में दी थी 1/6, फिर आपकी घटकर ईटा 2 हो गई, मतलब 1/3 हो गई। लेट द इनिशियल टेम्परेचर या सोर्स T1 आपको फाइंड करना है, T2 आपको फाइंड करना है, क्योंकि T1 नहीं पता आपको, T2 नहीं पता, ओनली इफिशिएंसी आपको पता है जो ईटा में ईटा 2 आपकी दे रखी है। इन फर्स्ट केस 1/6 1 T2/T1,
हमने नहीं पता कैसे क्या है, लेकिन हमने उसको मान लिया, ठीक है। सेकंड केस में उसको 1/3 इक्वल टू 1 - T2 - 65। क्यों 65 क्यों लिया हमने? क्योंकि एक की तो हमें पता है, T2 हमें पता है कि 65 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड केस में पता है हमको कि सिंक को दे देता है, लेकिन कितनी देता है ये हमें नहीं पता, और सॉरी कितनी लेता है ये नहीं पता, कितनी देता है ये पता है। इसके लिए हमारे ये दे रखा, हमने वैल्यू लगाई, दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया, मैथमेटिकली सॉल्व किया इन चीज़ों को, और हमारे यहाँ पे T1 फाइंड हो गया, ठीक है। आप समझिए कैसे किया। नॉर्मली कैलकुलेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को घटा दिया, तो आपका टोटल जब इसे मैथमेटिकली प्रूव किया तो T1 निकल के आपका इतना 390 केल्विन आ गया। फिर इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज किया तो इतने कर दिए, ठीक है। वो T1 इन इक्वेशन फर्स्ट, T1 की वैल्यू उसमें रख दीजिए, आपके यहाँ T2 निकल के आ जाएगा। T1 T2 की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, तो उसमें फर्स्ट टेम्परेचर जो आपका निकलवा रहा था, इनिशियल टेम्परेचर मतलब प्रारंभिक टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर दोनों आपके निकल के आ जाएंगे। वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे आप उसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट केस को 1/6 या इसमें रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट इक्वेशन में आप रखेंगे तो आपको थोड़ा सरल पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, और वैसे ही आपको उसमें मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आप करके देखिए, और आपको करने के लिए समझ लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, नोट्स में आपको मिल जाएगा सॉल्व इसका, और आप वीडियोस में देख लीजिए क्या दे रखा है। 2 कार्नो इंजन A and B आर ऑपरेटेड इन ए सीरीज। फर्स्ट इंजन A हीट 1100 केल्विन है एंड रिजेक्ट्स इट टू द सिंक, सिंक को कितनी देता है T केल्विन। एंड सेकंड इंजन B ऑब्जर्व्स हाफ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट बाई फर्स्ट इंजन। एंड देखिए आप इंग्लिश में सीखिए, आपको जब MSc करेंगे या M.Tech B.Tech तो आप कर ही होंगे, तो आपको नॉर्मली सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो आप उसे करके दिखाइए, नोट्स में आपको मिल गया होगा, और आप मुझे इसका आंसर बताइए। आंसर T = 800 केल्विन आएगा। अब थोड़ी चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। आपका दे रखा है टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। पहले इसकी परिभाषा समझिए, उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट के मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, परंतु इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंडीशन, जैसे कितनी हीट का मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं आदि की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। हीट के मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन में रिक्वायर्ड इन कंडीशन को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। समझिए बात को, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। किसी चीज़ को एक्सप्लेन से मेरा मतलब है कि कितनी हीट आपकी यूज़ हो रही है, कितनी हीट की आपकी आवश्यकता है आपकी, मतलब बाइक को लीजिए आप, ठीक है। बाइक में आपने पेट्रोल डाला, उसका मैकेनिकल वर्क हुआ, लेकिन आपको ये पता है कि कितनी इसकी पेट्रोल जलेगी और कितनी आपकी बचेगी, कितनी पेट्रोल जली है कितनी नहीं बची, आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता है। इसी तरह सब पहले ये सब चीज़ें क्या है कि आइडियल है, एक आदर्श कॉन्सेप्ट है, आप रियल में तो समझिए मत। तो उस चीज़ को हम इस चीज़ में डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किस चीज़ से कैसे डिस्कस करेंगे, तो उस चीज़ को हमें इसमें सीखना है हीट के बारे में। इन सभी कंडीशंस को पढ़ने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया जाता है। तो पहले हमारे थे केल्विन दादा, केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, केल्विन KELVN PLANCKS, केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। इंग्लिश हिंदी बात एक ही है, नॉर्मली दोनों को हम इंग्लिश हिंदी में यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो किस हिसाब से इस चीज़ पढ़ेंगे, थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है आपका थर्मोडायनेमिक्स जो आपकी यूनिट है, हालांकि लास्ट ही चैप्टर ये इसका, उसके बाद आपकी एंड है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट हीट इंजन की वर्किंग पर बेस्ड है। जो आपका हीट इंजन है, जो आपको मैंने पीछे पढ़ाया था चैप्टर में, उसकी वर्किंग की वो कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग पर बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस हाई टेम्परेचर की बॉडी से हीट लेकर उसका कुछ पार्ट मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर करता है। ये कंसेप्ट सही है कि हाँ भाई हमने कितनी पेट्रोल डाली लेकिन उसका कुछ ही यूज हुआ, कुछ नहीं हुआ यूज, ये बात हमारी सही है, मानने वाली बात है। और शेष मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर करता है, शेष हीट लो टेम्परेचर की बॉडी सिंक को दे देता है, वापस अपनी कंडीशन में लौट आता है। बट केल्विन प्लांक ने बताया कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करने वाला ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। केल्विन दादा प्लांक दादा हमारे थे, उन्होंने बताया कि भी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कैसे हम किसी चीज़ को
ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे हम उसका अंदाज़ा नहीं ला सकते कि कितना क्या हुआ। तो उन्होंने अपना एक सुझाव दिया, ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं जो हाई टेम्परेचर की बॉडी से हीट लेकर कंप्लीट मैकेनिक वर्क में कन्वर्ट कर दे और लो टेम्परेचर की हीट मतलब उसको सिंक को ना दे। भाई आप ही सोचिए कि ऐसा पेट्रोल जलाना है कि अब पेट्रोल पूरी जल जाए, धुआं ना निकले, नहीं है ना पॉसिबल। उसी टाइप से हम समझ सकते हैं इस इंजन को, बॉडी अर्थात सिंक को कोई हीट ना दे, मतलब साइलेंसर को आपको कोई हीट ना दे। इसके बाद हमारे क्लॉसियस ज़्यादा आए, उन्होंने कहा कि हम भी कुछ बताना चाहते हैं कि इसमें है क्या, कि क्या चीज़ हुई थी हमारी यूज़, क्या नहीं हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने बहुत सारे योगदान दिया, किताबें पढ़ी, योगदान दिया, बताया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्लॉसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर की वर्किंग पर बेस्ड है। रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज, फ्रिज कैसे वर्क करता है उन्होंने इसकी लेके बताया। अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेंट, आपको रेफ्रिजरेंट होता है जो आपको उसको चीज़ों को ठंडी करता है, लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर ट्रांसफर करता है। ऐसा हुआ है कि कभी मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था जब थर्मोडायनेमिक्स की आपकी यूनिट स्टार्ट की थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि हीट हमेशा हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की ओर चलती है, लेकिन हमारी क्लॉसियस ज़्यादा कह रहे हैं कि हीट हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से मतलब लो टेम्परेचर वाली बॉडी मतलब कोल्ड बॉडी से हीट हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर चलती है। नेवर पॉसिबल है भाई, मन में आया बोल दिया, मन में आया स्टेटमेंट दे दिया। बट क्लॉसियस ने बताया कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करने वाली ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो बिना किसी एनर्जी एजेंसी की हीट को लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को ट्रांसफर कर सके। इन्होंने बताया कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेल्फ एक्टिंग मशीन मतलब खुद ही नहीं है, हाँ सही कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिस पर आप कर सकते हैं, कुछ और भी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं जिससे आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर ट्रांसफर कर सके, अर्थात हीट स्वतः कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर फुल नहीं हो सकती। बाद में उन्होंने अपनी बात स्वीकार कर ली और अपनी गलती मान ली। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत है। उन्होंने क्या हीट कोल्ड जंक्शन से हॉट जंक्शन मतलब हॉट जंक्शन की ओर चलती है, मतलब लो टेम्परेचर वाली से हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर चलती है, हमारी क्लॉसियस ने बात बताई थी। और जो हमारे केल्विन प्लैंक थे उन्होंने बताया कि हीट सोर्स मतलब जो आपका हीट होता है मतलब हाई हीट टेम्परेचर सोर्स से हीट लेकर Q2 सिंक को देता है, ये हमारे बताया था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है और दोनों ही फेल्ड है। इसमें एक हमारा आगे एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंस, समानताएं क्या है, इक्विवेलेंसी क्या है ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। इन दोनों को हमने मतलब देखना है कि दोनों क्या क्या बात बताएं, ये समानता क्या क्या है। पहले हम देखिए बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट के बीच समतुल्यता या समानता को नीचे ड्रॉ किए गए ब्लॉक डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन किया सकता है। इन्होंने दादा ने क्या क्या बातें बताई, क्या क्या सुझाव दिए अपनी एनर्जी या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, वो नीचे एक डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उस चीज़ के लिए। देखिए समझते हैं आगे। देखिए आप पूरा पढ़िए। देखिए आपको ये पढ़ना नहीं है कि आपका पेपर में क्या आ रहा है हमको वो पढ़ना चाहिए, आपको वो पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ पढ़ना चाहिए। जब आप बड़े होंगे किसी को पढ़ाएंगे तो आपको प्रत्येक चीज़ पता होना चाहिए। जब आप इसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आप नॉर्मल चीज़ सब चीज़ याद करेंगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सब आप समझिए, टोटल आपका पेपर इससे फंस जाएगा, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। समझते हैं दादा की बात, इन्होंने क्या क्या था। इन्होंने एक हॉट बॉडी ले ली T1, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ई हमने किसको माना है, जो आपके केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अनुसार हमने एक हीट ठीक है, रेफ्रिजरेटर को हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया है और ई को हमने अपने हीट इंजन से माना है। ये हमने समझ लिया, आप केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अनुसार है, ये आपके क्लॉसियस स्टेटमेंट के अनुसार है। हॉट बॉडी सोर्स T1 है, यहाँ से आपको Q1 हीट मिलती है, उनके अनुसार की हॉट बॉडी से हीट लेती है और कोल्ड बॉडी सिंक को देती है। ये हमारा किसका स्टेटमेंट हो गया, केल्विन प्लैंक। लेकिन क्लॉसियस दादा ने बताया कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी को जाती है, ये हमारे केल्विन प्लैंक ने बताया। यहाँ से हीट आई, यहाँ से गई, लेकिन इनके अनुसार कोई वर्क नहीं होता है क्योंकि ऐसी कोई सेल्फ एक्टिंग बना नहीं है जो भारी सोर्स के बिना काम करे। बताया था इन्होंने, ये बात बताई थी कि हम ऐसी कुछ चीज़ नहीं बना सकते जो कि हम किसी भारी चीज़ को बिना यूज करें हम इसे कर सकें, तो इसलिए नो वर्क हो गया। इन्होंने कह दिया था हाँ भाई कि जब हीट सोर्स से बॉडी हीट लेगी
तो नॉर्मली इसमें वर्क करेगी। तो इन भाई साहब ने मान ली ये बात, इन्होंने कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा समझने वाली बात है। मैंने आपको जितनी भी लैंग्वेज समझाई वही लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो कैसे क्या लिखनी है कि एवं ब्लॉक डायग्राम में हाई टेम्परेचर T1 की हॉट बॉडी सोर्स, लो टेम्परेचर T2 की कोल्ड बॉडी सिंक के बीच एक रेफ्रिजरेटर आर तथा एक हॉट इंजन ई लगा है, जो मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया था। माना रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज आर बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के एंड कोल्ड बॉडी Q2 हीट एंड बॉडी की ओर ट्रांसफर करता है, जो कि क्लोज स्टेटमेंट के विरुद्ध है। भाई हमने आपको अभी पहले समझाया था कि इन दोनों अब एक दूसरे विपरीत है। ठीक है, माना इन हॉट एंड कोल्ड बॉडी के बीच लगा हीट इंजन ई हॉट बॉडी से Q1 हीट लेता है और कोल्ड बॉडी को Q2 हीट देता है, और इसका कुछ पार्ट वर्क करेगा। भाई कुछ तो वर्क करेगा जब हीट ले रहा है, वर्क में कन्वर्ट करता है, अतः ये अकेला इंजन किसी भी स्टेटमेंट का विरोध नहीं करता है। अब हमने क्या किया, उन्होंने कहा भाई क्लोज बता देना कि हमें एक्सटर्नल चीज़ चाहिए जब वर्क करेगा। सेल्फ एक्टिंग बनाना, सेल्फ एक्टिंग मशीन हम पे नहीं बनाई जा सकती। तो उन्होंने दिमाग से सोचा कि कुछ बनाना चाहिए भाई, तो उन्होंने क्या किया कि सेम रखा, सब चीज़ को सेम रखा। यहाँ से हमने हॉट बॉडी ले ली, और जो आपकी आर रेफ्रिजरेटर थी उसको हमने क्या किया, उसमें बेल्ट पहना दी कि हम भाई इसे ऑटोमेटिक घुमाएंगे। ठीक है, और ई आपका हीट सोर्स था, बेल्ट पहना दी हमने, कुछ नहीं किया। यहाँ से क्या किया कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को ओर जाती है, ये हमारे उनका स्टेटमेंट ही था, स्टेटमेंट दिख रहा है सामने। लेकिन हमने डायरेक्ट उसमें बेल्ट लगा दी। ठीक है, Q1 हीट ले रहा है, जब यहाँ से Q1 Q2 दोनों ले रहा है तो यहाँ पर आपकी Q1 + Q2 हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे समझते हैं। सेम आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, कैसे लिखनी है देख समझते हैं। लैंग्वेज में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लैंग्वेज दिखाई दे रही है, सिर्फ आपको ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। अब यदि इंजन ई एंड रेफ्रिजरेटर आर को एक बेल्ट द्वारा जोड़कर एक ऐसी मशीन बनाती है जिसमें प्रत्येक साइकिल में कोल्ड बॉडी Q2 हीट प्राप्त करती है और Q2 हीट ही देती है। हमने बेल्ट लगा दिया, उसमें प्रत्येक कंडीशन क्या हो रहा है कि जितनी हीट वो ले रही है उतनी हीट दे रही है, क्योंकि बेल्ट लगी हुई है। कोल्ड बॉडी की हीट में से कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी ओर हॉट बॉडी Q2 हीट प्राप्त करती है और Q1 हीट बाहर निकालती है, अतः इस साइकिल में हॉट बॉडी की हीट में Q1 - Q2 की हानि होती है, जो कंप्लीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। इसमें हानि होगी भाई, पता है कि हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मली इसमें हानि होगी। यहाँ तक आपको पढ़ना है टोटल। ठीक है, यहाँ से आपको देखते हैं। माना इंजन ई हॉट बॉडी से Q1 हीट लेकर कोल्ड बॉडी को बिना हीट दिए टोटल बॉडी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का विरोध है। उनका विरोध करना है भाई, उन्होंने बोला था कि नहीं होता है, क्लॉसिस ज़्यादा कहना है भाई हम करके रहेंगे, होता है तो नॉर्मल सी बात है, करके दिखाइए। हमारे यदि हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी के बीच लगा रेफ्रिजरेटर आर कोल्ड बॉडी से Q2 हीट लेता है, वो कोल्ड बॉडी से हीट भी ले रहा है। एक तो उसे हमारी हीट इंजन से मिल रही है, एक आपने कोल्ड बॉडी से भी हीट ले रहा है, और एक्सटर्नल एजेंसी के इसके ऊपर Q1 वर्क होता है, तभी हॉट बॉडी को Q1 + Q2 हीट देता है। अतः अकेला फ्रिज किसी भी स्टेटमेंट का उल्लंघन नहीं करता है। तो ये सब कोई बात नहीं है, उन्होंने जैसा बोला वो वैसा वर्क कर रहा है। फ्रिज भाई साहब हमारे जो है वो चल रहा है, कोई बात नहीं है भाई, उन्होंने बोला ठीक है, स्टेटमेंट आपने पढ़ लेंगे। यदि इंजन ई व रेफ्रिजरेटर आर को बेल्ट द्वारा जोड़कर किसी ऐसी मशीन बनाते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के किए बिना एनर्जी लिए कोल्ड बॉडी से Q2 हीट बॉडी को ट्रांसफर करता है, जो कि क्लॉज स्टेटमेंट का विरोध है। उन्होंने बताया कि भाई ऑटोमेटिक कोल्ड बॉडी से हॉट जंक्शन को हमारा कोई भी इंजन वर्क नहीं कर सकता, या कोल्ड हीट लेकर हॉट बॉडी की ओर इंजन काम कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे क्लॉसियस दादा के विरुद्ध है। इस पूरा क्लियर है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु यदि इनमें से किसी एक स्टेटमेंट का विरोध होता है तो दूसरे स्टेटमेंट का स्वतः ही उल्लंघन होता है। एक दूसरे के विपरीत है भाई, आप एक की बुराई करोगे दूसरा बुराई करेगा, आप एक में कमियां निकालोगे दूसरा कमियां निकालेगा, तो दोनों ही एक दूसरे स्टेटमेंट स्वतः ही उल्लंघन हो जाते हैं। सब चीज़ आपकी आइडियल कंसेप्ट है, माना जा रहा है, सच ना बैठे कि ऐसा रियलिटी में होता है। ठीक है, आपकी फिर ये है कि यही सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट के बीच इक्विवेलेंस समतुल्यता है, जो आपको मैंने पूरा समझाया था अभी, समझ आया तो। और कार्नो थ्योरम बाकी सब चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और कम से कम आप शेयर तो कर ही दे यार, कम से कम कर दिया करो, इतनी मेहनत से आपको मैं कराता हूँ। और नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया था 9411009110।
9411109110। आप वहाँ से देख सकते हैं और नॉर्मली आपको फरवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।